Welcome students. Today our topic is DNA replication for BSc Part 1. DNA replication में आपने पूर्व की कक्षाओं में इसके बारे में जाना होगा। हम इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। जैसे नंबर 1, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेसल्सन एंड स्टाल। आप चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए। 1958 में मेसल्सन और स्टॉल ने एक प्रयोग किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन को ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में देखा था। उन्होंने क्या करा, इसका कल्चर मीडियम जो बनाया उसमें N14 के स्थान पर N15 युक्त नाइट्रोजन को काम में लिया और जो गुणसूत्र केवल N15 युक्त जो डीएनए ही पाया गया। जब इनको कल्चर में देखा तो N15 युक्त डीएनए की जो सेल्स हैं उनको जब कल्चर माध्यम से अलग किया तो इन्हें सामान्य N14 युक्त माध्यम में जब ग्रोथ करी या ट्रांसफर करा तो एक पुनरावृत्ति के बाद जब इनको अलग किया तो देखा कि डीएनए के एक स्ट्रैंड में N15 एवं दूसरे स्ट्रैंड में N14 पाया गया। तो चित्र में आप देखते जाइए। इससे क्या समझ में आया कि डीएनए रेप्लिकेशन में इसके निर्माण और वृद्धि के चक्र में सभी जो नए डीएनए हैं उनमें एक हाइब्रिड की भांति होता है और एक पुराना होता है N15 वाला। एक तो नया होता है N14 वाला और दूसरा होता है N15 वाला। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों सेल्स में बहुत सारे एंजाइम्स काम में आते हैं और उन एंजाइम्स के नाम इस प्रकार हैं: न्यूक्लियेज, पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, स्वाइवलेसेस, अनवाइंडिंग एंजाइम्स। एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। जैसे न्यूक्लियस एंजाइम, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं इनकी न्यूक्लियोटाइड्स की जो पार्ट्स हैं या घटक हैं उनको तोड़ने का काम करता है। तो तोड़ने में ये दो प्रकार के हैं: एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यह पॉलीपेप्टाइड की चेन पर क्रिया करके धीरे धीरे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल को फ्री करता है। तो इस प्रकार क्या पूरे डीएनए का ही पाचन कर देता है, डाइजेशन करके खत्म कर देता है। दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। ये एंजाइम भी ये क्या करता है, इंटरनल बॉन्ड्स तक ही सीमित रहता है। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स पे काम करता है किंतु इंटरनल बॉन्ड्स तक ही, आंतरिक बंधों तक ही सीमित रहता है। फिर देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए रेप्लिकेशन के समय जो एंजाइम सक्रिय भूमिका निभाते हैं वो 3 प्रकार के हैं: डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। अब हम इनको देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 1 आर्थर एंड कॉर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और 1959 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब इन्होंने देखा तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जिसमें 4000 एमिनो एसिड्स होते हैं इसमें, और इनका मॉलिक्यूलर वेट 109 यूनिट्स और डायमीटर 6.5 नैनोमीटर होता है।
तो डीएनए पॉलीमरेज 1 में 5 स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स पाई जाती हैं। नंबर 1 टेम्पलेट साइट, नंबर 2 प्राइमर साइट, नंबर 3 प्राइमर टर्मिनस साइट, नंबर 4 5 ट्राईफॉस्फेट साइट, और लास्ट है 5 3 एक्सोन्यूक्लियस साइट। तो पॉलीमरेज 1 एंजाइम का जो मुख्य कार्य है, डीएनए सूत्र को 3 से 5 एंड और 5 से 3 एंड डायरेक्शन की तरफ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करना। ठीक है। फिर दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 2। इसका कार्य भी 3 से 5 दिशा में एक्सोन्यूक्लियस क्रिया को और गति देना है। फिर तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो आर्थर एंड कॉर्नबर्ग के पुत्र थे टी कॉर्नबर्ग एंड गेफ्टर। इन्होंने 1972 में इस एंजाइम की खोज की थी और इन्होंने बताया था कि ये एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव एंजाइम है और ये चेन इलोंगेशन में काम में आता है। तो इसमें आप ये नीचे देखिए, आप चित्र में देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज 3। अभी हम डीएनए पॉलीमरेज 3 दे रहे हैं, इसके साथ में देखिए को पॉलीमरेज भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो डीएनए इसमें जो उप इकाई है, सब यूनिट है बीटा, वो को पॉलीमरेज 3 भी कहते हैं इसको। चित्र में देखते जाइए राइट हैंड साइड में। तो ये क्या करता है, जो पेरेंटल जो डीएनए है इसकी पहचान करने के बाद इससे जुड़ जाता है। भाई जिससे आपको आगे प्रोटीन सिंथेसिस करना है उसको पहचान भी तो करनी है डीएनए की। तो ये जुड़ जाता है, उसके बाद कोपॉलीमरेज जुड़ने के बाद अलग हो जाता है। तो यानी ये सिर्फ पहचान करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डीएनए पॉलीमरेज, तो इसका मतलब अच्छा, कोपॉलीमरेज के अंदर एटीपी और एक डीएनए की जो डीएनए टेम्पलेट और आरएनए प्राइमर जो पुनरावृत्ति की प्रक्रिया है इसको काम स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर देखेंगे हम टोपो आइसोमरेजेस। ठीक है। अब ये टोपो आइसोमरेजेस को देखें तो हम देखेंगे कि टोपो आइसोमरेजेस एंजाइम माउस पॉलियोमा वायरसेस के अंदर खोज की गई थी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा गया था। तो वहाँ देखा कि इस प्रकार से सुपर कॉइल्ड जो डीएनए होता है उसमें कार्नो एंड कलीग्स ने खोज करी कि उसमें डीएनए गायरेज नामक जो एंजाइम है वो काम करता है। और वो क्या करता है कि भाई रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिकॉम्बिनेशन इनमें एक्टिवली भाग लेता है। तो डीएनए गायरेज में नाल प्रोटीन सब यूनिट जो है ये क्या करता है, उसको ढीला कर देता है, शीतलन ले आता है। तो ये जो डीएनए गायरेज नामक एंजाइम जो काम करता हुआ इन्होंने खोजा, वो ही काम टोपो आइसोमरेज भी करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से और इसकी खोज वांग एंड लियू नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को अगर देखें तो क्या आएगा समझ में हमें कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन में हम देखते हैं कि T4 फेज में एल्बर्ट्स एंड कलीग्स ने एक खास प्रकार के प्रोटीन की खोज की। इन्होंने ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों प्रकार के सेल्स में पाया जाता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से 75,000 है और 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पाए जाते हैं। तो इनको अनवाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है। तो फिर ये डीएनए की रेप्लिकेशन के समय में क्या करता है कि ये डीएनए की जो चेन है उस पे अभिक्रिया कर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक खांच उत्पन्न कर देता है। और फिर इस क्रिया के समय में क्या होता है, जो डीएनए सूत्रों में जो अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। भाई अगर आप नई चेन बनाओगे तो जो पुरानी चेन है उसको खोलोगे, अनवाइंड तो करोगे, अकुंडलन तो करोगे।
इस प्रकार डीएनए सूत्र में अकुंडलन की क्रिया गतिशील बने रहती है इससे, ठीक है। और जब इसकी क्रिया हो जाती है तो रेप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है। फिर हम देखेंगे लाइगेस एंजाइम। तो डीएनए लाइगेस एंजाइम ये भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये खांच पर क्रिया करके 3OH तथा स्वतंत्र रूप से 5P फॉस्फेट ग्रुप जहां फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण करने में मदद करता है। यानी प्रत्येक डीएनए चेन की संतति में जो चेन्स को जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेस द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो नई चेन खंड खंड के अंदर बनती है, फिर उसकी वृद्धि होती जाती है। और ये जो वृद्धि है ये टेम्पलेट्स के ऊपर होती है, डीएनए टेम्पलेट जो पूर्व में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ये एंडोन्यूक्लियसिस की श्रेणी में आते हैं। और पास पास में जब एक ही दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए के सूत्र पर अगर आ जाते हैं, तब ये एंजाइम क्रिया करता है। ये क्या करता है? एडजेसेंट पोजीशन पर उनको नहीं रहने देता और उनको ब्रेक कर देता है उस जगह पर, जिससे कि चेन सही तरीके से बने। क्योंकि अगर दोनों बेसिस एक साथ आ जाएंगे दोनों चेन्स के, तो फिर वो चेन सही तरीके से नहीं बन पाएगी। स्वाइवलेस एंजाइम, डीएनए के दोनों सूत्र एक ही रस्सी की भांति आपस में गुथे रहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। पूर्व में भी आपको बताया था चैप्टर में। तो इसको जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं तो इसकी रोटेशन आवश्यक है। स्वाइवलेस एंजाइम क्या करता है? उसको रोटेट करता है, जिससे कि वो आगे रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। तो इसकी स्टडी सबसे पहले जे कांस ने इसको ई कोलाई बैक्टीरिया में देखा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो क्रिया है डीएनए पर एक निश्चित जगह पर होती है, निश्चित स्थान पर स्टार्ट होती है। और जहां स्टार्ट होती है, आप देखिए इस चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए, जहां पे ये स्टार्ट होती है उस जगह पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है और दोनों जो सूत्र हैं एक प्रकार से उस स्थान पर एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। तो यानी अनवाइंडिंग प्रोटीन्स क्रिया करते हैं और दोनों चेन्स को अलग कर देते हैं। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो निश्चित समय के बाद में एक पूरी जो रचना है वो दिखाई देने लग जाती है कि डीएनए के क्लियर हो जाती है। भाई दोनों चेन्स खुल गई तो अब अपन को क्लियर हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए के दोनों ही सूत्र में एक साथ एक समान जो रेप्लिकेशन की क्रिया एक्टिव होती है, एक साथ एक समान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोनों में सुपर कॉइलिंग तो पाई जाती है। अब इस सुपर कॉइलिंग के तनाव को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम था? अभी पढ़ा था आपने, स्वाइवलेस एंजाइम क्रिया करता है। ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है कि ये जो डीएनए की एक्टिविटी होती है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसकी उपस्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में नई चेन बनती है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो आरएनए का निर्माण होता है, इनको हम प्राइमर आरएनए कहते हैं। इनकी लंबाई 100 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है और 5 से 3 दिशा में गतिशील रहती है। तो जो नए न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए प्राइमर के हैं वो 3 दिशा में 3 डायरेक्शन में जुड़ते रहते हैं। तो इनकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब इनकी लंबाई 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स हो जाती है, तब फिर इसमें एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम
प्राइमर पर आरएनए को डीएनए की 5 दिशा से अलग कर देता है, मतलब जितनी लंबाई आवश्यक है उसके बाद अलग कर देता है। तो इस प्रकार जितनी आवश्यक है उचित लंबाई का डीएनए सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो जो छोटा सा टुकड़ा है उसको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ओकाजाकी एंड कलीग्स थे, ओकाजाकी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बने जिनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेस एंजाइम के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। तो फिर जब जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि टुकड़ों में निर्मित जो डीएनए के सूत्र हैं उनको फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 नामक एंजाइम जोड़ने लगता है। ठीक है, और लाइगेस एंजाइम क्या करता है, बची हुई खांच को भर देता है। तो यानी कि डीएनए का जो पूरक डीएनए सूत्र है अब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8th पॉइंट कि एक्सोन्यूक्लियस भी इसमें क्रिया में हेल्प करता है कि अगर कहीं पे गलत बेस आ जाता है तो उसको हटाने का काम भी करता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे, ये देखिए, जब हम इसको देखते हैं तो चेन दोनों डायरेक्शन में खुल रही है, बाई डायरेक्शनल इसमें होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, और प्रीवियस फ्रेगमेंट है, लास्ट फ्रेगमेंट है, और इनको एंजाइम्स जोड़ते चले जाते हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक तरीके से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में बनेंगे। अब देखिए बीच में से ये हट गया है और दोनों तरफ से इस प्रकार से नया डीएनए बनने लग जाता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स जो सेल्स हैं उनके अंदर जो पॉलीमरेज 2 ही पाए जाते हैं, 3 जैसे कि प्रोकैरियोट्स में 3 थे, 1 2 और 3, इसमें 1 और 2 ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें डीएनए में एक ही समय पर बहुत सारी रेप्लिकेशन यूनिट्स पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो दर है, इसकी जो स्पीड है, ये ई कोलाई से थोड़ी कम होती है। इसकी जो डुप्लीकेशन की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है वो कम होती है प्रोकैरियोट से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है कि डीएनए चेन का जो विस्तार है वो फोर्क लाइक होता है, वो खुल जाता है, कांटे रूपी होता है। ठीक है, तो फोर्क लाइक होने से जो एक साथ कई बिंदु डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देते हैं। तो डीएनए की एक लंबी द्विकुंडलित श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी तो ज़्यादातर इसमें समानताएं हैं। फिर हम देखते हैं कि डीएनए में कभी कभी म्यूटेशंस भी होते रहते हैं। तो इनमें म्यूटेशंस का मतलब इसमें कोई क्षति हो गई तो इस क्षति को भी ठीक करना डीएनए रिपेयर कहलाता है। तो सामान्य क्रियाओं में जो डीएनए का सुधार है या रिपेयर है वो अति आवश्यक होता है। ज़्यादातर खोज इसकी प्रोकैरियोट्स में की गई है, लेकिन यूकैरियोट्स में भी इसकी सुधार होता है। तो मुख्य 3 सुधार के तरीके हैं। एक है प्रकाश सुधार या फोटो रिपेयर, दूसरा है पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर पुनरावृत्ति पश्च सुधार, और तीसरा है एक्सिशन रिपेयर विधि। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज आपका चैप्टर समाप्त होता है, डीएनए रेप्लिकेशन।